Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today in the newspaper session, we will be covering the newspaper for 17th of June 2024. First of all, we are talking about what is SWM cess and why is it levied on the waste generators. So, Bruhat Bengaluru Mahangra Palike, it has proposed a solid waste management cess of rupees 100 per month for each household. That has attracted criticism and also debate among the residents and different stakeholders. अब इसको क्यों implement किया गया है? इसका मेजर पर्पस ये इंटेंड किया गया है कि इट विल बी कवरिंग अ पोर्शन ऑफ कॉस्ट जो कि अर्बन लोकल बॉडीज इंक्योर करते हैं बाय प्रोवाइडिंग दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, क्योंकि वो रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं एंड क्रूशल होते हैं टू मेंटेन दी हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो द क्लेनलीनेस इन द अर्बन एरियाज इन द अर्बन सिटीज। इसलिए ये इंपॉर्टेंट ठहराया गया है टू इम्प्लीमेंट दी सी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग urban local bodies are mandated to collect user fees or cess from the for the solid waste management services. ये रिफ्लेक्ट करता है कि राइजिंग कॉस्ट है एंड ऑल्सो चैलेंजेस जो कि फेस करता है अर्बन लोकल बॉडीज वाइल मैनेजिंग द सॉलिड वेस्ट इफेक्टिवली। तो ये चेंज लेके आता है। पहले जो यूजर फीस सब्सटैंशियली चार्ज नहीं की जाती थी या चार्ज की भी जाती थी तो इट रेंज बिटवीन 30 to 50 रुपीज पर मंथ, बट अभी इसको इंक्रीज करके 100 रुपीज पर मंथ करने की बात की जा रही है। डायरेक्टली इफेक्ट करता है एवरी हाउस होल्ड इन दी बेंगलुरु। पोटेंशियली फाइनेंशियल बर्डन ऐड करने की बात हो रही है रेजिडेंट्स के ऊपर एंड इसकी वजह से डिस्कशंस एंड कंसर्न्स भी इमर्ज हुए हैं from the citizens regarding its affordability and also justification regarding why the rupees were increased from 30 to 50 per month to 100 rupees per month for every household. तो बेंगलुरु के केस में अगर देखते हैं तो क्यों इसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है। बेंगलुरु जैसी जो सिटीज हैं दे जनरेट अबाउट 5000 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पर डे। तो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट it requires 5000 door-to-door waste collector vehicles, 600 compactors and almost 20,000 पौराक्रमिकीज। तो हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन का पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं। तो urban local bodies they typically deploy about 80% of their manpower up to up to 50% of their annual budgets to provide these solid waste management services city के residents को। तो जो कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का ही पूरा प्रोसेस होता है वो सबसे ज्यादा रिसोर्स और लेबर इंटेंसिव होता है, जिसमें दिखाया जा रहा है 85 to 90% ऑफ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बजट मिलता है वो कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में ही खर्च हो जाता है। तो पैकेज कलेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट को, देन प्रोसेस होता है, देन डिस्पोजल होता है वेस्ट का। तो देख सकते हैं कि हम 4 स्टेप्स में पूरा ये प्रोसेस होता है जिसमें कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा रिसोर्स एंड लेबर इंटेंसिव है। तो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। अभी उसमें डिफरेंट टाइप का वेस्ट भी होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है। तो जो पोर्शन जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ड्राई वेस्ट मिनिमल होता है, इसमें ओनली 1 to 2% होता है। बाकी हम देखते हैं कि नॉन रिसाइकेबल होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। सो 50% जो वेट वेस्ट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फिर बायोगैस। बट चैलेंज आता है क्योंकि इसका यील्ड इतना कम है एंड ये प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाता। यील्ड देख रहे हैं हम 10 to 12% तक जस्ट बस हो पाता है। तो फाइनेंशियली अनवायबल हो जाता है ये सॉलिड वेस्ट या बायोगैस का जनरेशन इस सॉलिड वेस्ट से, जिसमें ऑपरेशनल रेवेन्यू कॉस्ट जो है इन फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए उसी में ही 35 to 40% ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज है कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क उनको करना पड़ता है, जैसे कि ओपन पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ता है, ड्रेन्स को प्रिवेंट करना होता है फ्रॉम ओपन लिटरिंग, सीजनल चेंजेस होते हैं इन दी वेस्ट जनरेशन,
इसके अलावा नॉन कंपोस्टेबल वेस्ट, नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक, टेक्सटाइल वेस्ट, इनॉट मटेरियल्स, ये सब एक्सपेंसिव मटेरियल होते हैं, इनको डिफरेंट स्पेसिफिक फैक्ट्रीज को शिप करना पड़ता है। जैसे कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट को शिफ्ट करना पड़ता है, जिसके लिए लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज हैं या प्रोजेक्ट्स हैं ये 400 टू 500 किलोमीटर्स बाहर हैं सिटी के। तो लार्ज सिटीज जैसे बैंगलोर, दे स्पेंड अबाउट 15% ऑफ देयर बजट, वेयर एज जो रेवेन्यू निकलता है फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो खर्च उनका हो रहा है ऑलमोस्ट मोर देन 1000 करोड़ रुपीज आउट ऑफ द 11,000 करोड़ रुपीज। बट अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 20 लाख पर ईयर वो अर्न करते हैं, दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। तो फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज, जिसमें कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट रिसोर्स एंड लेबर इंटेंसिव। दैट इज वाई यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस है, जो प्रेजेंटली 30 टू 50 रुपीज वेरी करता है पर मंथ, उसको इंक्रीज करने की बात हो रही है टू 100 रुपीज पर मंथ। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है एंड जो सेग्रीगेशन कॉस्ट है, कलेक्शन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसको फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज। तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स अगर हम करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज जो है उसको रिड्यूस करेंगे एंड ऑल्सो डिसेंट्रलाइज करेंगे द कंपोस्टिंग इनिशिएटिव्स। इसकी वजह से डायरेक्टली जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनके ऊपर भी बर्डन कम होएगा। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इनको हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि ओपन लिटरिंग इसको हम प्रिवेंट कर पाए, या फिर बल्क वेस्ट जैसी जो प्रॉब्लम्स है इनके साथ हम डील कर पाए। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होना जरूरी है कि सिटीजन लेवल पे, ताकि अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनके लिए भी ये पूरा प्रोसेस फाइनेंशियली वायबल बन पाएगा। Two steps back, India needs to close the gender gap in the education and politics. तो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दी गई है, दैट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड इट इज स्टेटेड दैट इट विल टेक 134 years टू रीच द फुल पैरिटी। 5 generations एंड बियॉन्ड लग जाएंगी बाय 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट को अचीव करने के लिए। इस जेंडर गैप रिपोर्ट में आइलैंड जो है इट इज नंबर्ड एज फर्स्ट रैंक, 93.5% उन्होंने स्कोर किया है, एंड 90% जो जेंडर गैप है उसको उन्होंने क्लोज किया है। इंडिया की अगर रैंक की बात करते हैं तो 192 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, एंड इंडिया ने 64.1% ऑफ द जेंडर गैप इन 2024 को क्लोज किया है। तो स्लाइट रिग्रेशन शो करती है ये रिपोर्ट, एंड बहुत छोटे छोटे डिक्लाइन। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्मॉल डिक्लाइंस हैं इसको हम बड़े फैक्टर में कन्वर्ट कर पाए, एंड ओवर 140 करोड़, इवन 2 steps बैक, दैट मीन्स अ स्टैगरिंग नंबर। तो इंक्रीज होना इसमें चाहिए। वी कैन से दैट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है ना कि इंडिया नीड्स टू क्लोज द जेंडर गैप इन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, मतलब एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स में दोनों में इंडिया हैज़ टू वर्क अलॉट, क्योंकि जो रैंकिंग है बेस्ड ऑन WEF उसमें बताया कि इंडिया का स्लोली डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज। तो कैसे कर सकते हैं, तो वो वी हैव टू रेज क्वेश्चन। फर्स्ट इज लेबर पार्टिसिपेशन रेट, जो इंडिया में कम है, 1723% था ओवरऑल फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, वो बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगा, आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देंगे वुमेन को। रिजर्वेशन बिल जो अभी आया है, भारतीय महिला उसी रिजर्वेशन में दो 18-19 लोकसभा आगे वहाँ से आने वाले हैं, उसमें इम्पोर्टेंट उनका रोल रहेगा। तीसरा कि उनको जो स्किल इशू है एट अ वेरी लोअर, सबसे नीचे से वहाँ से अगर इम्पैक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अलग अलग स्किल प्रोग्राम है उसमें अगर रोल प्ले करेंगे, फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और जो भी सोशल सिक्योरिटी फॉर द वुमेन है उसमें काम करेंगे, तो जेंडर गैप कम हो सकता है। मेंटल हेल्थ का भी एक इशू होता है, क्रेश फैसिलिटी हो गया, मैटरनल हेल्थ का हो गया ओवरऑल, क्योंकि इसमें लिखा है इंडिया नीड्स टू क्लोज द जेंडर गैप, गैप है कैसे कम करे उस पर बात करना है इसमें। तो गवर्नमेंट नीड्स टू स्ट्रेंथन द फ्रेमवर्क कंडीशन फॉर
बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी टू मेक द जेंडर पैरिटी एन इकोनॉमिक इम्पेरेटिव। कैसे हेल्प कर सकते हैं? सिविल सोसाइटी में एनजीओ का रोल आता है, अवेयरनेस का रोल है, एसएचजी का रोल है। हर एक एसएचजी के अंदर में जो महिलाएं हैं उनके जो हस्बैंड है उनका कैसे पार्टिसिपेशन बढ़े एसएचजी में, ताकि एसएचजी भी ऑटोनॉमी बन सके, ज़्यादा वो ओवरऑल सेविंग कर सके। सेविंग होगा, सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ओवरऑल जो इनकम है वो बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो फिर उनका जो एक्स्ट्रा जो इनकम हेल्थ पर खर्चा होता है वो कम होगा, एजुकेशन पर होता है वो कम होगा, और अपने ऊपर बढ़ सकता है, उससे पैरिटी कम हो सकती है। एंड ऑल्सो ये भी इशू क्रिएट होता है यहाँ पे कि जो ज्यादातर विमेन वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा है रादर देन द हाँ। फॉर्मल सेक्टर। बट हम हाँ, एक और एक था जो आई हैव लर्न कि जो मैटरनल बेनिफिट एक्ट्स है और बाकी सब मोस्टली दे क्रिएटेड टू द फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब वो होता है, फॉर्मल मतलब कि 10 से ऊपर। अधिकतर जो एक्ट होता है ना उसमें 10 एम्प्लॉय से ऊपर पर ही लागू होता है, और 10 से अगर नीचे हैं तो उसके लिए क्या, तो एक क्वेश्चन मार्क उठता है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट। 2024 में जेई मेंस जैसे एग्जामिनेशन ने इस साल रिफ्लेक्ट किया है कि स्टेम साइड में विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जेई मेंस में भी देखा गया था कि विमेन कैंडिडेट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है पहले के सालों से। हम्म। नेक्स्ट, ऑन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो करंट काउंसिल है इट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 5 मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि मैंडेट करते हैं आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, जिसमें बात की इसमें वी जाती कैन है। टॉक अबाउट कि 74-75 बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर is headed by prime minister, or constitutional minister is selected by president on a recommendation of the prime minister। और दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि 2003 के अंदर में एक्ट आया था जिसमें 15% लिमिट इम्पोज किया था ऑन द कॉन्सुलर मिनिस्टर, टोटल स्ट्रेंथ उसमें 15%। ओवर द ईयर्स कॉन्सुलर मिनिस्टर्स पहले 15 थे, धीरे धीरे ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ते हैं कॉन्सुलर मिनिस्टर, लेकिन कैबिनेट जो टर्म है वो सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो है नेशनल इमरजेंसी के अंदर में। बाकी जगह कैबिनेट मेंशन भी नहीं है, एक्सप्लेन भी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर मेंशनड है हर जगह। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ओवर द ईयर्स काउंसिलर मिनिस्टर का संख्या बढ़ा है, फ्रॉम 715 टू 34, 74। अभी जाकर के 2000 में जब जस्टिस वेंकटेश्वरिया उन्होंने बोला था कि 10% होना चाहिए टोटल टोटल लोकसभा। 2003 में आया जिसमें काउंसिल मिनिस्टर लिमिटेड वॉज टू 15% ऑफ टोटल लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोनों के लिए 15% है ओवर। तो इशू क्या है? इशू इसमें सबसे बड़ा था जब दिल्ली के एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मोस्टली काउंसिल मिनिस्टर बनाया गया सबको, कि आप एक तरह से अपीस करेंगे, फंड करोगे, आप सबको बनाओगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ जाता है। और फिर जब कोalition सरकार बनता है तो उसमें काउंसिल मिनिस्टर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेजोरिटी सरकार में। फॉर एग्जांपल पिछले 2-3 बार टर्म में देखा गया कि 50s थे, 45 थे, अभी 70s तक पहुंच जाएंगे। एंड हाँ, कुछ कुछ लिखा, अपॉइंटिंग एमएलए टू द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर अंडर द गाइज ऑफ पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी, सर्कमवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर इतनी होना चाहिए 15%, लेकिन क्या करते हैं कि प्रिंसिपल जो कौंसिल मिनिस्टर के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट चार्ज। तो उसके अंदर में पीएस जो होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हो गया, उसमें भी अपॉइंट किया जाता है ताकि इट कैन सर्कमवेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑफ 15%। तो वे सब चैलेंजेस है। Next, before Rajkot fire, how the game zones sprang up and no clear guidelines, the lure of quick money. तो यहाँ पे अगर कुछ इश्यूज जिसकी हमने पहले भी बात की थी, कुछ चैलेंजेस जो कि फायर आउटब्रेक्स को प्रिवेंट करने के लिए फेस किए जाते हैं, कि यूनिफॉर्म सेफ्टी लेगिस्लेशन नहीं है फायर सर्विसेज को लेके। फायर सर्विस जो कि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, फायर सेफ्टी म्यूनिसिपैलिटीज के मैंडेट के अंदर आता है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फायर और लाइन सेफ्टी के लिए ऑडिटिंग करता है एंड ऑल्सो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है।
इसके अलावा फायर सर्विसेज में इनएडिक्वेसी देखी जाती है कि जो फायर स्टेशंस का नंबर है वो कम है, एंड देन पर्सनल जो वहां पे है वो कम है जितना रिक्वायर्ड है हमें। कंप्लायंस, जैसे दिल्ली के हॉस्पिटल के केस में लाइसेंसिंग में देखी गई हमने कि लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, एंड जो बिल्डिंग था इट वाज नॉट इवन इक्विप्ड विद फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर इमरजेंसी डोर्स। तो जो कंप्लायंस है उसको कैसे मैंडेट किया जाएगा वो कंसर्न उठता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन ही नहीं था, जैसे कि राजकोट के केस में भी था कि फायर सेफ्टी अथॉरिटीज के द्वारा जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है वो था ही नहीं इनके पास। एंड ऑल्सो जो 2016 बिल्डिंग कोड है वो मैंडेट करता है कि विंडो टू डोर रेशियो कितना होना चाहिए ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हम मेंटेन कर पाए, एंड इमरजेंसी एग्जिट डोर्स कितने होने चाहिए। तो उसका जो रिकमेंडेटरी नेचर है इसकी वजह से हमारे लिए चैलेंज क्रिएट हो जाता है कि उसको कंप्लायंस उसके थ्रू अब कम। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इसमें है कि rather देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन कंस्ट्रक्शन, क्या आप कंक्रीट लगाएंगे, ब्रिक्स लगाएंगे जो थोड़ा फायर प्रूफ होता है, तो लोग क्या करते हैं, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, पीईबी, जैसे पोर्टेबल हॉस्पिटल बात हुआ, जन आरोग्य मंदिर, पोर्टेबल हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट में एक हेलीकॉप्टर से गिराया जाएगा, ऐसा 2 हफ्ते पहले करंट अफेयर में देखे थे। सिमिलरली इसमें प्री फैब्रिकेटेड इंजीनियर बिल्डिंग, इट इज गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। अब वो क्या होता है, मोस्टली इट इज अ मिक्स्ड मटेरियल that is designed by the computer aided software made from steel। कुछ कुछ जगह होता है तो लेस ड्यूरेबल, वीक, हाईली कंबसेबल होता है, इसी कारण प्रॉब्लम होता है, कॉस्ट कम लगता है। तो मोस्टली जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस क्लास है इसमें, वो हेल्प मोर एंड मोर इन्वेस्ट इसमें करते हैं ऑन द पीईबी। तो ये उनका भी अलग स्टाटस आना चाहिए रिगार्डिंग कि फायर सेफ्टी उसमें भी होना चाहिए, और जो भी बिल्डिंग कोड है, फायर कोड है अंडर द म्यूनिसिपैलिटी, उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, अनदर होम फॉर चीतास। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द वेस्टर्न एमपी इज सेट टू बिकम द सेकंड होम फॉर द चीतास इन इंडिया। तो यहाँ पे प्रे एनिमल्स जो थे उनको रीलोकेट किया गया है फ्रॉम कान्हा, सतपुरा एंड ऑल्सो संजय टाइगर रिजर्व टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड जो टीम्स है फ्रॉम केन्या एंड साउथ अफ्रीका उन्होंने भी असेसमेंट किया है रिगार्डिंग द रीइंट्रोड्यूशन ऑफ चीताज इन दिस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में इसमें बोल सकते लोकेटेड हैं है। कि क्यों नो? सबसे प्रॉब्लम क्या होता है चीता वाले में, चीता वो जब बाहर से लाए, कि इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गया था 1951 में, वापस से लाके फ्रॉम नामीबिया और साउथ अफ्रीका में बात हो रहा है। चीता वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रेडेटर है, कैट प्रेडेटर है, फोर्थ में आते हैं वो एक तरह से। और जब क्वेश्चन पूछा था पर, तो पर करते हैं चीता रादर देन रोरी। तो चीता वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो प्रॉब्लम क्या है कि इट नीड्स ग्रास लैंड, जहाँ पर ग्रासलैंड ज़्यादा होंगे वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ग्रासलैंड में मोस्टली लायन और बाकी जो हाइनाज हो गए वो कम्पीट करते हैं चीता के अगेंस्ट में। तो सर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग टू introduce cheetah in those grassland where population of lion and other animals that are competing with cheetah is less। तो एक तो गांधी सागर आइडियल बनाइए उसको। दूसरा चीता सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इन ब्रीडिंग होता है, इसके कारण डिजीज से खतरा है, डेथ हुआ स्पीसीज का। तीसरा कि आप जो टैगिंग लगाते हैं वो टैगिंग चेंज नहीं होता, तो अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है, वो उसी कारण डेथ हुआ। और चौथा कि जो क्लाइमेट है इंडिया का वो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो क्लाइमेट है नामीबिया और बाकी सबका, तो वहीं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, तो अडाप्ट नहीं कर पाते चीता। इसे लिखा हुआ नीचे में कि लेपर्ड आर को प्रेडेटर अलॉन्ग विद स्लॉथ, बियर एंड चीता। तो एक इसका इशू होता है। इसको बड़ा कर दो ऐसे, नॉट विजिबल। अभी है विजिबल जोशीमठ। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ जोशीमठ एंड
Significance of Joshimath and Kushakutoli, now renamed. Joshimath believed Ornig or Jyotimath, one of the four important math. 8th century philosopher Harisankara hai, हाँ, they have he is said to have established to promote the Vedanta philosophy. जोशीमठ से रिलेटेड जीएसए पर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट लैंड सब्सिडेंस हुआ था 2023 में. अनचेक डेवलपमेंट हैव बीन द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग जोशीमठ बोल सकते हैं. एंड कोसिया कुटोरी को चेंज किया गया कैंची धाम में, ताकि जो उसका पूरा ओवरऑल सिग्निफिकेंस है स्पिरिचुअल सेंटर की तरह, उसको यूज करके हम टूरिज्म को भी बूस्ट कर पाए यहाँ पे. तो कैंची धाम जो फेमस भी है, एप्पल के को फाउंडर और जो फेसबुक के फाउंडर हैं वो यहाँ पे विजिट भी कर चुके हैं कई बार, तो इसलिए ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल सेंटर की तरह इसको प्रमोट किया जाता है. नेक्स्ट, अ न्यू वे टू प्रिडिक्ट एल नीनो एंड ला नीना. तो इनकॉइस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसने डेवलप किया है एक जो इमर्जेंस होता है एल नीनो और ला नीना कंडीशंस का, उसकी प्रिडिक्शन के लिए जो एनसो की पूरे डिफरेंट फेजेस होते हैं, जिसमें एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन हम बोलते हैं, 15 मंथ्स इन एडवांस में हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे. न्यूरल नेटवर्क को यूज किया है, बेसियन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. तो एनसो क्या होता है, क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है जिसमें जो वाटर सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशंस में, जिन फ्लक्चुएशंस की वजह से जो इंडियन ओशन का एरिया है एंड साउथ एशिया है वहां पे भी मानसून स्ट्रेंथन होता है या फिर वीकन होता है. इरेगुलर साइकिल्स में होता है 2 to 7 ईयर्स के साइकिल में, एंड 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं. एक एल नीनो दैट इज जिसमें ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनते हैं इंडिया के ऊपर एंड हेवी रेनफॉल आती है ऑन द पेरुवियन कोस्ट. ला नीना जिसमें गुड मॉनसून होता है फॉर इंडिया एंड ड्रॉट लाइक कंडीशंस होते हैं फॉर द पेरुवियन कोस्ट. एंड देन वन इज न्यूट्रल फेज. तो जो न्यूट्रल फेज है उसमें जो ईस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशन में वो कूलर होती है देन दी वेस्टर्न साइड, जो कि फिलीपींस और इंडोनेशिया वाली साइड में होता है. किसकी वजह से होता है, क्योंकि प्रिवेलिंग विंड सिस्टम होता है जो कि ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रही होती है एंड वो अपने साथ वार्म सरफेस वाटर्स जो है उसको इंडोनेशिया कोस्ट की तरफ ले जाती हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न साइड जो है हमारी वो कंपैरेटिवली टेम्परेचर वहां पे ड्रॉप हो जाता है. एल नीनो फेस एंड देन ला नीना फेस. एआई का यूज किया गया है, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग. तो इन तीनों का इंटीग्रेशन देखा गया है जिसकी वजह से एनसो का जो फेजेस है उसका प्रिडिक्शन हम कर पाएंगे इन एडवांस. अब कैसे किया जा रहा है, तो इसमें बेसिक अगर देखा जाए तो वेरियस इंफॉर्मेशन गेट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन दैट रीजन. हर एक कंट्री अपने हिसाब से भेजते हैं, उसके हिसाब से मॉडल बनता है, 3D मॉडल बनता है, सोल्यूशन निकलता है, और उसके हिसाब से पता लगा सकते हैं कि 15 डेज अहेड कि कब आएगा. 15 मंथ्स अहेड, डेज नहीं, मंथ अहेड, 9 to 6 मंथ इन एडवांस वी कैन प्रेडिक्ट. अलग अलग डेटा है. प्रॉब्लम इसमें क्या है कि डेटा ट्रेनिंग इशू है. दूसरा कि जो डेटा कलेक्शन है हर एक कंट्री का वो डिफरेंट है, तो उसका एक चैलेंजेस होता है. अब कौन सा डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, उसके बाद फिर विंड स्पीड है, तो और भी एरियाज है. तो कौन सा डेटा इंक्लूड करें, कौन सा हटाए, कितना परसेंटेज कौन डेटा का ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग एल नीनो एंड ला लीना, वो अभी तक फॉर्मुलेट नहीं हो पाया. अब इसमें एक इंटरनेशनल सेंटर हो गया, ऐसे लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में आते हैं, ऑटोनोमस है ये. और इनका रोल क्या है कि फिशिंग जोन इंडिया में कहीं भी होता है वहाँ पर वो ढूंढते हैं, पोटेंशियल फिशिंग जोन फाइंड आउट करते हैं, फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम सुनामी में वो हेल्प करते हैं किसको, फिशरमैन को और कोस्टल कम्युनिटीज़ को. उसके बाद फिर जो ओशन सैट
सैटेलाइट है उसके यूज़ करके ओशन का जो एरिया है, सरफेस है, उसके हिसाब से वो कैसे काम करते हैं, ओवरऑल कैसा उनका डेप्थ है, सी सरफेस टेम्परेचर हो गया, सरफेस करंट हो गया, आइसोथर्म जो क्वेश्चन पूछा था ऐसा, आइसोथर्म कैसे मूव करता है नॉर्दर्न एंड साउदर्न में, वो सब प्रेडिक्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है भारत सरकार को। नेक्स्ट। Then next is regarding capsaicin contradiction. तो ये कलरलेस इरिटेंट होता है जो कि बेसिकली हमारे चिलीज के अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जो कि जेनिस कैप्सिकम से रिलेटेड होते हैं। तो एक केमिकल इरिटेंट की तरह काम करता है मैमल्स में, जिसमें ह्यूमंस आ जाते हैं। एक डिफरेंट सेंसेशन क्रिएट करता है, बर्निंग सेंसेशन, जैसे आप इसके कांटेक्ट में आते हैं। उस बर्निंग सेंसेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है एंड ब्रेन को बेसिकली सिग्नल मिलता है कि द बॉडी इज ऑन फायर, जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है, एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है चिलीज कंज्यूम करने के बाद। एंड जो बॉडी है उस चिलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन को कूल डाउन करने के लिए स्वेटिंग करता है एंड देन आपका रेड फेस हो जाता है, रनी नोज एंड टीयरी आईज हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि जो बॉडी है वो अटेम्प्ट कर रही है कि आपका जो हीट है, हीट कॉजिंग एलिमेंट को हटाया जा सके बॉडी से। एंड यहाँ पे पूरा पैटर्न दिखाया गया है कि चिलीज जो है वो बर्न करती हैं, बट उसके बाद भी ह्यूमंस लव टू ईट देम। तो उसके पीछे क्या रीजन है? तो TRPV1 रिसेप्टर्स जो होते हैं ह्यूमंस के नोज, माउथ, स्किन एंड इनसाइड, वो हेल्प करते हैं, वो ये रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं वो हीट जो कि जनरेट होती है चिलीज के द्वारा उसको डिटेक्ट करने के लिए। एंड रिसेंटली कैप्साइसिन का प्रेजेंस देखा गया जो साउथ कोरियन स्पाइसी इंस्टेंट नूडल है। एंड डेनमार्क की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इसको एक्यूट पॉइजनिंग के रिस्क, पॉसिबल रिस्क के लिए हाईलाइट किया है। हम्म। इसमें नेक्स्ट, लिखा हुआ है डार्क यूनिवर्स। बोल। तो डार्क यूनिवर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। डार्क यूनिवर्स से रिलेटेड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि एक्सप्लेन करता है ग्रेविटी का जो फिनोमेना है पूरे यूनिवर्स में वो कैसे बिहेव करता है। ग्रेविटेशनल वेव्स, रेड शिफ्ट होता है जो ब्लैक होल होता है, एंड टाइम डायलेशन, ये चारों चीजें कैसे वर्क करती है इन द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस टाइम। तो डार्क एनर्जी जो कि 70% ऑफ द यूनिवर्स को फिल करती है। एंड एक रीजन माना जाता है इसको कि जो यूनिवर्स है वो हमारा एक्सपैंड कर रहा है डार्क एनर्जी के मूवमेंट की वजह से, जो कि जो न्यूटन अपनी ग्रेविटी की थ्योरी देते हैं उसके कॉन्ट्रास्ट में है। तो न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी बताती है कि ऑब्जेक्ट्स को एक साथ पुल करता है, बट डार्क एनर्जी की प्रेजेंस की वजह से हमने देखा है कि जो यूनिवर्स है वो और ज्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है, तो दूर होता जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हम पता लगाते हैं कि यूनिवर्स किस रेट पे एक्सपैंड हो रहा है, जिसमें जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है एक पॉइंट ऑफ पार्टिकल से जब लाइट बेंड करती है, तो लाइट के बेंडिंग से हमें पता चलता है कि वो कितना टाइम ले रही है एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रैवल करने के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि कितने रेट पे एक्सपैंड हो रहा है हमारा यूनिवर्स। रेड शिफ्ट में भी यही होता है कि मतलब ये बोल सकते हैं कि डार्क मैटर है, हम्म लास्ट में वो मैटर ही है। आई थिंक मैटर इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स उसको, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों मैटर, चाहे विजुअल मैटर और डार्क मैटर। और डार्क मैटर लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए वी कैन ओनली फाइंड डार्क मैटर व्हेन देयर इज सर्टेन डिस्टॉर्शन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग और बाकी सब। बोल। यही है इसमें। इसके अलावा दो मॉडल की बात की गई है, लैम्डा CDM और DESI, जिसमें डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, जिसमें 3D मैप करते हैं हम पूरे यूनिवर्स को। तो एक्सपेंशन जो डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है वो देखा जा रहा है कि और ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा है। एंड लैम्डा, जिसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माना गया है, तो वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि जो एनर्जी डेंसिटी है स्पेस की वो कितनी है एंड कैसे वो डार्क एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। तो कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं, जो लैम्डा CDM मॉडल है वो सजेस्ट करता है कि जो डार्क एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है, एंड वैसे ही वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी किस रेट पे हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट, दो नाम है इसमें, दो टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेसिकली इफ वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और उसके जो फील्ड जनरेशन होता है उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू फायर वायर इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, सो वायर इज कॉइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इट इज द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट। यस। एंड जब तक कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता रहेगा तब तक वो अभी मैग्नेटिक दे रहे हैं। फील्ड प्रोड्यूस होती रहेगी। कहाँ यूज होता है मोस्टली? दे आर यूज्ड, वैक्यूम क्लीनर लिखा ही हुआ है, और भी सबसे ज़्यादा यूज होता है इसको इन द व्हीकल स्क्रैपेज इंडस्ट्री। कैसे आप यूज़ करेंगे, बड़े बड़े व्हीकल से उठाएं कैसे, नॉर्मल मैग्नेट उठा ही नहीं सकते। 1 टन व्हीकल होता है, 700 किलो 800 किलो, और फिर रिसाइकलिंग करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज होता है उसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमआरआई में यूज होता है। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्राफ्ट के हर जो जगह, हाँ, प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं। उस जगह में इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्पीकर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मोबाइल के स्पीकर में भी, बाकी जो। इंडिया रिफ्यूजेस टू इंडोर्स यूक्रेन मीट स्टेटमेंट। तो रशिया यूक्रेन वॉर 2022 से चलते आ रहा है। यूक्रेन हैज़ कॉल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और इंडिया अभी हाल फिलहाल इट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन G7 समिट। वहाँ पर स्पीकर नहीं थे लेकिन वो पार्टिसिपेशन में उनको बुलाया गया था। तो इंडिया रिफ्यूजेस टू इंडोर्स, इसका मतलब कि इंडिया इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स रशिया एंड वेरियस गोल्स regarding its own sovereignty, integrity, or long-term vision for the Asian region. India talks about कि peace is the only solution, peace and diplomacy is the only solution. This is not a era of war. तो नहीं बोल सकते। Then next, High Court's take on Marriage Act and erosion of rights. यहाँ पे दो इश्यूज क्रिएट होते हैं। एक तो जुडिशियल इंटरवेंशन जो हुआ स्पेशल मैरिज एक्ट 1975 1974 में, उसके जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से कंसर्न्स रेज हुए कि मिस इंटरप्रिटेशन और जो कपल्स की राइट है अपने पार्टनर को फ्रीली चूज करने की, उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिबेट स्टार्ट होती है। इसमें क्वेश्चन क्या था ना, ये अभी का केस नहीं है, ये अब 2 हफ्ता पहले हुआ था, मध्य प्रदेश कोर्ट ने बताया था। फॉर एग्जाम्पल, दो कपल है, इंटरफेथ कपल है, वो मैरिज आते हैं, मुस्लिम है और हिंदू गर्ल है। तो उनका जो राइट्स है इट विल बी अंडर स्पेशल मैरिजेस एक्ट। ऐसा भी है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं लगेगा उनके ऊपर में, ना ही कि हिंदू कोड ऑफ बिल लगेगा उनके ऊपर में, तो स्पेशल मैरिजेस एक्ट लगा। अब प्रॉब्लम क्या उठता है कि जब मैरिज में आ चुके और जो विमेन है सी हैज़ कन्वर्टेड टू अ डिफरेंट रिलीजन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम, तो वो मुस्लिम बन गए, तब उनके ऊपर जो राइट्स है क्या वो मुस्लिम पर्सनल लॉ वाला लगेगा कि स्पेशल राइट्स मैरिजेस एक्ट वाला लगेगा? क्योंकि शादी तो उन्होंने स्पेशल मैरिज में किया था। तो मान लिया अगर डिवोर्स होगा बाद में, तो अगर वो मुसलमान बन चुकी है तब वो किस में जाएगी, स्पेशल मैरिज एक्ट में तरफ में जाएगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जाएगी? तो ये चैलेंज उठता है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए बोला कि डायल्यूशन ऑफ स्पेशल मैरिज है। क्यों? क्या होता है मोस्टली कि विमेन शादी कर लेती है, उसके बाद 1 साल 2 साल बाद अंडर प्रेशर वो फिर कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जो स्पेशल मैरिजेस का स्टेटस है उसमें जो राइट्स है रिगार्डिंग द डिवोर्स, रिगार्डिंग द अलग अलग प्रोविजन, वो फिर कुछ कुछ जगह पर नहीं मिलता है। तो एक इसी का बात है। तो इसने बोला है कि जिसमें जिसमें आप शादी करें वो क्या हमेशा रहेगा? हमेशा का रहेगा तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द इंडिविजुअल लिबर्टी। कैसे? अगर उनको लगा कि नहीं मेरा जो रिलीजन है इट इज़ नॉट क्रिएटिंग टू द आंसर जो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि राइट टू कंसाइंस वो भी आर्टिकल 26 के अंदर में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आता है। तो कंसाइंस है आर्टिकल 21 के अंदर में कि आप सोच सकते हैं, रिलीजन के बारे में सोच सकते हैं, और बाद में आपको लगा कि नहीं मेरा रिलीजन जो है वो पूरा आंसर नहीं कर पा रहा है, जो न्यू रिलीजन है वो पूरा कर पा रहा है, तो कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं? तो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट अगर लगाएंगे तो it will be creating an impediment to the conversion or to the choice of religion.
तो ये थोड़ा बैलेंसेस का इशू है इसमें, तो इसी बात हो। हम्म। शॉर्ट सर्किट फायर्स कैसे अवॉइड करते हैं, तो हमेशा से बताया गया है फ्रॉम क्लास 8 की ग्राउंडिंग होना चाहिए। कहीं पर भी अगर दो रहता है तो लाइव वायर एंड उसका नेगेटिव हो गया। ग्राउंडिंग नहीं होने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो करंट है इट कैन गो थ्रू बॉडी और आपको शॉक लग सकता है, या फिर शॉर्ट सर्किट में दिक्कत हो जाता है। ग्राउंडिंग में क्या होता है मोस्टली कि आपका जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव करंट है, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वो इट विल बी जस्ट सक बाय द ग्राउंड, क्योंकि उनका मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है ग्राउंड, इसलिए। दिस। फिर इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेज है इट शुड बी फायर प्रूफ। तो अलग अलग और भी एरिया ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। घर में फ्यूज वायर होना चाहिए। कभी क्या होता है फ्यूज वायर लगाते हैं तो 5 एम्पियर का होता है, तो जब जल जाता है तो लगता है कि 6 एम्पियर लगा देते हैं, 7 एम्पियर लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे इफेक्ट होता है। तो उसे एमसीबी यूज़ करना चाहिए। घर पे एसी अब यूज़ कर रहे हैं तो स्टेबलाइजर यूज़ करें, लगातार एसी को नहीं चलाएं। एयर फिल्टर को आप काम करें, साफ करें। डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए रूम के अंदर, उससे एसी पर स्ट्रेस बढ़ता है। एसी कूलेंट के ऊपर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं होना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट 3 स्टार 4 स्टार जो 5 स्टार होता है उसको आप कर सकते हैं। तो अलग बोलो। नहीं, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। और एसी का लीकेज होता है उसको भी आप एक साल भर में कम से सर्विस करा सकते हैं। फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लांट टू टैप्स, वाई ओवर हाफ ऑफ द सिटीज वाटर गोज मिसिंग इन ट्रांजिट। दिल्ली का बात हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रेस यही होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हर घर आप नल से जल पहुंचाएंगे, और जो स्कीम है इट इज क्रेटरिंग टू द रूरल पॉपुलेशन, लेकिन टारगेट अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से भी। तो जब ड्रिंकिंग वाटर वी आर टॉकिंग अबाउट, तो उसमें दो एरिया आते हैं। एक तो घर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, वो पहला है जो हो रहा है। सेकेंड होता है कि साफ पानी पहुंचना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो इसमें ये बात हो रहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट उनका जो मॉडल है विच इज इस्टेब्लिश बाय द लोकल लोकल म्यूनिसपैलिटी या बाकी सब, वो क्या हेल्प करेंगे, कैसे उनको और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। एंटी ट्रीटमेंट प्लांट्स भी आधे से ज्यादा टाइम अपने फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहे होते, तो उसको भी मैंडेट करना। हाँ और भी एरियाज है ना, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट अगर कर भी रहे हैं तो वाटर मीटर होना चाहिए। वो लगता नहीं है। जैसे सोलार में आप आपके पास एक स्कीम था, आई कैन नॉट रिकॉर्ड राइट नाउ, जिसमें आप मीटर लगाना जरूरी है सोलर स्कीम में। वैसे ही वाटर मीटर लगाना जरूरी है ताकि वो चोरी नहीं हो वाटर का। और फिर वाटर सेस होना चाहिए। जब वाटर सेस है तो आप जब फ्री बिजली फ्री पानी करते हैं, इसका मतलब क्या, जो सर्विसेज है जो आप पूरा सेटअप किए प्लांट को, उसको रनिंग करने सर्विस लेबर को और सब चीज, वो बेसिकली इट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट फंड। गवर्नमेंट में एक्स्ट्रा खर्चा होता है, वो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में नहीं रहता है। तो कभी भी अगर जो फ्री बिजली फ्री पानी होता है तो लॉन्ग टर्म में सर्विस पर इफेक्ट होता है। तो रादर देन जब मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सिडी, तो उसको कम करना चाहिए और पीपीपी मॉडल हो गया, या फिर आप ऐसा लोकल एरिया में आप सोशल बॉन्ड को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप इसको रन कर सकते हैं 24/7। एंड ऑल्सो जो सोलर मीटर की एग्जाम्पल आप दिल्ली बात जल कर रहे बोर्ड। हो, जो सोलर मीटर की आप बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। शुरू हो जाए, हाँ। और दिल्ली जल बोर्ड का प्रॉब्लम एक और था कि उनके जो बजट थे 2200 करोड़ के आसपास, तो उसमें पाया गया कि उसमें मोस्टली इट वाज यूज फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट, खुद भी यूज नहीं किए थे। ये दिखाता है कि बजट है लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसमें क्रिएट नहीं कर रहे ओवरऑल। तो एक और प्राइवेट वाटर माफिया भी है जो दे आर पंचरिंग द लाइन्स टू स्टील वाटर। The water crisis is one of the most important issue which administration should focus on apart from health and education. हेल्थ एंड एजुकेशन सेकेंडरी होना चाहिए, वाटर प्राइमरी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि वाटर अगर 2 दिन नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। हेल्थ एजुकेशन अगर 2-3 दिन नहीं है इट कैन बी मैनेज्ड। तो वाटर एयर शुड बी गिवन द मोस्ट प्रायोरिटी बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स। एंड कर दो।
Thank you so much for joining, everyone. It was a fruitful session. Keep learning and keep watching Ansarkari. Thank you.